हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट कल आए थे और आप शायद इंतजार कर रहे होगे कि सर रिजल्ट एनालिसिस आया या नहीं। तो देखिएगा, रिजल्ट एनालिसिस आज आपके साथ पेश कर रहे हैं। और एज ए डिस्क्लोज़र मैं आपको दे दूँ कि देखिएगा, पिछले दिनों में कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। और एज ए डिस्क्लोज़र ये है कि मैंने हर गिरावट के अंदर अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ऐड किए हैं। और वो कुछ करते हुए मतलब मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट जो है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक की एट प्रेजेंट में है। तो एज ए डिस्क्लोज़र भी मैं आपके साथ ये देना चाहूँगा। और मेरा पॉजिटिव आउटलुक रहा था जब न्यूज़ ने, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया था। हम उम्मीद कर रहे थे कि 5% गिरावट आएगी और बाजार 10% गिरा कोटक महिंद्रा बैंक, और उसके बाद और फर्दर गिरा। तो जो आपको हो सकता है कि आपको लगे मेरे डिसीजन बायस्ड है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे दिख रहा है मैं वही आपके साथ चर्चा करूंगा, अनबायस्ड डिसीजन देने की कोशिश करूंगा। बट हो सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में मेरे पास शेयर्स हैं, तो आपको हो सकता है कि मैं जो एनालिसिस करूँ वो प्रभावित कर सकता है। तो सबसे खास बात जो मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि देखिएगा, जब मैं कोटक महिंद्रा बैंक को देखता हूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक की मैं सब्सिडरीज को सबसे पहले देखता हूँ, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है कोटक महिंद्रा बैंक का और जो बाकी बैंकों का है, तो इंडिया में जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी भी सब्सिडरीज हैं, लेकिन मोस्टली जो बैंक्स हैं उनकी सब्सिडरीज लिस्ट हैं। जैसे HDFC के अंदर HDFC लाइफ और HDFC AMC दो लिस्टेड हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ और HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले समय में लिस्ट हो सकती हैं। उसी तरीके से ICICI बैंक के अंदर भी अगर हम देखें तो ICICI का लोम्बार्ड वाला जो बिजनेस है और ICICI सिक्योरिटीज़ भी लिस्टेड है, और ICICI जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है वो भी लिस्टेड है। तो इस तरीके से ये बिजनेसेस भी लिस्टेड स्पेस है। HDFC का जनरल इंश्योरेंस बिजनेस लिस्टेड स्पेस में नहीं है, तो वो भी आ सकता है। और कोटक जो है अभी इस प्रोसेस में ही नहीं है कि वो लिस्ट कराए। तो बट अल्टीमेटली जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो हम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को जो कि मेजर हमारे हिसाब से एक डोमेस्टिक सब्सिडरीज हैं, तो उसमें देखिएगा मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि जो बिजनेसेस हैं, एक है कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोटक सिक्योरिटीज़ दूसरी कंपनी है जो हमें नज़र आती है, काफ़ी बेहतरीन है। तीसरी है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी में आए ना आए, लेकिन वैल्यूएशन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल इंश्योरेंस हालांकि लॉस में है अभी इस साल में, लेकिन काफ़ी अच्छा बिजनेस ये भी है और इसकी एक अच्छी वैल्यूएशन है। पांचवा है एसेट्स मैनेजमेंट बिजनेस। इसके अलावा और भी जो है BSS माइक्रो फाइनेंस, ये भी एक अच्छा बिजनेस है इनके पास। और कुछ बिजनेस हैं जिनमें प्रॉफिट्स हैं लेकिन कम है, तो बहुत बड़े अमाउंट नहीं, बट ये मेजर है जिनकी मतलब सिमिलर कंपनीज लिस्टेड हैं। जैसे कोटक महिंद्रा प्राइम फाइनेंस के धंधे में तो वो लिस्टेड है दूसरी कंपनियां। कोटक सिक्योरिटीज़ में अगर आप देखें तो दूसरे बैंकों की सर्विसेज हैं। और उसके बाद कोटक लाइफ इंश्योरेंस है तो दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक हैं उनकी है, और SBI का भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है। तो उन सब एंगल्स को भी हम मद्देनजर रखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी क्या होती है? देखिए, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसने कुछ ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर रखा है जहां पर इक्विटी 50% से ज़्यादा या कंट्रोलिंग स्टेक जो है कंपनी के पास है। तो होल्डिंग कंपनी के पास जनरली कंपनी में 50% से ज़्यादा स्टेक होता है, वो उसको बिजनेस को कंट्रोल करती है। तो अल्टीमेटली जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं और जो उसके रेवेन्यूज़ हैं वो इक्विटेबल बेसिस के ऊपर, यानी कि जितना हिस्सा हमारा है उसका ही असर हमारी बैलेंस शीट में आए, और बाकी जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर इनके पास तो इंडिया से बाहर भी है, इंटरनेशनल सब्सिडरीज भी हैं, एसोसिएट्स कंपनीज वो होती हैं जहाँ पे 20% से ज़्यादा होल्डिंग है लेकिन 50% से कम है, तो एसोसिएट्स कंपनीज भी हैं। तो सर आप बताइए ना, इसमें किसमें कितनी होल्डिंग जो है कोटक महिंद्रा बैंक की है, जब भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइएगा इस चर्चा को भी देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा की प्राइम के अंदर भी 100% है, सिक्योरिटी में भी 100% है, लाइफ इंश्योरेंस में भी 100 है, इन्वेस्टमेंट में भी 100 है, एसेट्स मैनेजमेंट में भी 100 है, AMC में भी 100 है। तो मोस्टली जो कंपनीज हैं, जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं, 31 मार्च 2023 की जो
रिपोर्ट है उसके हिसाब से सभी कंपनी में 100% है। और जो एसोसिएट्स हैं वो भी नियर अबाउट सब्सिडरी है, यानी कि 49.9 के आसपास है। तो जो एसोसिएट्स कंपनीज है वहाँ पर भी बस 50% से जस्ट थोड़ा सा नीचे होल्ड करते हैं। अब ये जो बिजनेसेस हैं अगर हम ये देखें तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक का भाव क्या है। कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 6 महीनों के दौरान तकरीबन 11% गिरा है। और गिरता भी क्यों नहीं, क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट बेहद ही ख़राब थे। और मैंने भी आपके साथ यही चर्चा की थी कि मुझे उन रिजल्ट से कोई खास उम्मीद नहीं थी और ग्रोथ जो है वो मिसिंग थी पिछले क्वार्टर में। मैंने ये बोला भी था आपके साथ और जब हमने रिजल्ट एनालिसिस किया था। और मैंने ये कहा था कि हाँ, रिप्लेसमेंट वैल्यू पर आपको शेयर्स ठीक लग सकता है, लेकिन ग्रोथ मिसिंग है और सब्सिडरीज में भी ग्रोथ मिसिंग थी। इस बार देखिएगा सब्सिडरीज में ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन हम पहले कंसोलिडेटेड बेसिस पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे। तो देखिएगा ये जो एनालिसिस है हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं करते हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो इंटरेस्ट है वो मोर और लेस एक जैसा है, मात्र 2% की इंटरेस्ट की इनकम बढ़ी है। अदर इनकम की जो फिगर्स है वो तकरीबन 30% जाकर बढ़ी है। तो ये जो 30% की जो इनकम बढ़ी है अदर्स में, इसमें इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉफिट और लॉस है वो तो हालांकि 50% ही है, लेकिन जो प्रीमियम और इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और उसमें इंश्योरेंस बिजनेसेस में रेवेन्यू बेसिस पर बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। और इसके अलावा अदर इनकम्स भी तकरीबन 20% के आसपास बढ़ी हैं। और टोटल इनकम की बात करें तो 24,000 करोड़ से बढ़कर 27,900। तो यहाँ पर जो आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी जो टोटल इनकम है, यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम भी है और साथ में जो अदर इनकम्स भी हैं, दोनों के कंपोनेंट को अगर आप देखना चाहेंगे तो वो तकरीबन 15% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बढ़ के आया है 5,900 से 6,200। तो जो प्रोपोर्शन इंटरेस्ट बढ़ने का है, इंटरेस्ट अर्न का है, वो सारा हम ये कहें कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में नहीं गया है, उसका आधा हिस्सा चला गया। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट मार्जिन्स के ऊपर यानी कि निम्स पे प्रेशर रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो तकरीबन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ी है, तकरीबन जो है 10% के आसपास। इसी तरीके से 25% पॉलिसी होल्डर्स के पैसे बढ़े हैं और 25 से भी ज़्यादा है, सॉरी 30% से भी ज़्यादा है। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तकरीबन 10% बढ़े। तो टोटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है और वो भी तकरीबन 15% के आसपास है। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया जो 6275 करोड़ था, वो बढ़कर 7,217 करोड़ हो गया। अब ये जो प्रॉफिट्स की बढ़ोतरी हुई है, ये जो बढ़ोतरी हुई है ये 16% के आसपास है। तो ये बढ़कर आई है, ये एक अच्छी मतलब इंडिकेशन है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। बैंकिंग का जब स्टैंड अलोन देखेंगे तब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि कंसोलिडेटेड में कुछ सब्सिडरीज अच्छा करती हैं, कुछ खराब करती हैं, बट कुल मिलाकर जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे ठीक ठाक आए हैं। प्रोविजंस जो है घट गए हैं, प्रोविजन 662 करोड़ से घटकर 442 की हैं। तो तकरीबन यहाँ पर जो 220 करोड़ के आसपास के प्रोविजन रिड्यूस हुए हैं, उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी जो है बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें तकरीबन 1100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट बढ़े हुए। अब इन सब को एडजस्ट करने के बाद माइनॉरिटी का जो हिस्सा है, यानी कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जो शेयर है वो इनके पास है 100 का 100%, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन जो एसोसिएट्स है, एसोसिएट्स में तकरीबन 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है एसोसिएट्स का है। तो वो जो एसोसिएट्स का हिस्सा है वो भी आपने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो एसोसिएट्स का हिस्सा है, क्योंकि एसोसिएट्स की अकाउंटिंग जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होती है और जो होल्डिंग और सब्सिडरी की रिलेशनशिप होती है वो टोटल टीम होती है। यानी कि सब्सिडरी का पहले पूरा टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं और उसके बाद जो माइनॉरिटी वाला है या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन एसोसिएट्स में ऐसा नहीं होता। एसोसिएट्स की ना तो हम सेल ऐड करते हैं ना उनके खर्चे ऐड करते हैं। एसोसिएट्स का बस जितना प्रॉफिट निकल कर आता है उसमें हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं और उतनी परसेंटेज अपने प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। तो एसोसिएट्स के मामले में हमने खाली प्रॉफिट को ऐड किया है 94.95 करोड़, जो पिछली बार 62 था। तो एसोसिएट जो दो थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4264 से बढ़कर 5337 हो गया। यानी कि अगर हम पिछले साल से भी कंपेयर करें तो पिछले साल था 4566। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 18% के आसपास प्रॉफिट बढ़े हैं
और अगर इस बार की बात करें तो 20% के आसपास के प्रॉफिट बढ़े हैं अगर क्वार्टर देखें। तो ये जो रिजल्ट है ये मुझे लगता है कि बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा। और यहाँ पर अगर हम ईपीएस की बात करें तो 21.46 यानी कि 21.46 से बढ़कर 26.66 हो गई है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे डाइल्यूशन कम होता है। मतलब जैसा हम दूसरे बैंकों में देखते हैं ईसोप के माध्यम से या नई कैपिटल रेज करने की वजह से जो डाइल्यूशन होता है वो काफ़ी कम है। और इन्होंने देखिएगा यहाँ पे एक बार परपेचुअल जो प्रेफरेंस शेयर्स थे जो टियर 1 कैपिटल में कैटेगराइज होते हैं उनको भी इन्होंने रिडीम कर दिया इस बार तकरीबन 500 करोड़ की। तो ग्रोस एनपीए अगर अब असेट्स क्वालिटी की बात करें तो असेट्स क्वालिटी भी जो है नेट एनपीए स्लाइटली इंक्रीज हुई है, लेकिन ग्रोस एनपीए तकरीबन 980 करोड़ के आसपास घटती हुई नजर आई है। तो जो परसेंटेज टर्म्स में ग्रोस एनपीए भी यानी कि असेट्स क्वालिटी भी आपको इंप्रूव नजर आई है ग्रोस बेसिस पे, नेट बेसिस पे स्टेबल है। और रिटर्न ऑन असेट्स 0.73 है, लेकिन ये अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले में लोअर है, लेकिन ये एनुअलाइज नहीं है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट जो है बाजारों की उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे खास बात ये कि बीटन डाउन शेयर है, क्योंकि जो शेयर की पिटाई हुई है तो एफएनओ में जो है बहुत सारी मंदी की पोजीशंस बनी हुई होंगी। और अगर ये शेयर 3-4-5% भी अगर सुबह ओपनिंग पे दिखा दे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। पॉजिटिव साइड में 3 से 5% हो सकता है कि बाजार खुलें और खुलते के साथ 3 से 5% तक की तेजी दिखा दे। फिर देखना पड़ेगा कि बाजार में पार्टिसिपेशन कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इसमें बहुत अच्छी मंदी बना रखी है उन्होंने। अगर वो अपनी मंदी नहीं काटेंगे तो फिर हो सकता है कि बाजार जो है ज़्यादा रिवार्ड ना दे। तो उसके लिए मेरा जो अपना खुद मानना है कि हम उसमें फिर वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में मेरा व्यू जो है इसमें पॉजिटिव है। और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि अगर फिर शॉर्ट कवरिंग आने लगी और अगर 5% तेजी के बाद भी अगर शेयर्स में रेगुलरली बाइंग अगर देखने के लिए मिली तो फिर ये शेयर्स और भी अच्छी तेजी करके दिखा सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी बन सकता है। और जो रिज़ल्ट है वो शायद ये उम्मीद किसी ने की नहीं होगी कि इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। हालांकि जो चैलेंजेस हैं फ्यूचर्स वाले वो रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकम्स कहाँ पर बढ़कर आई हैं, देखिए जो ट्रेजरी इनकम्स है बैंक की वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 500 करोड़ की, रिटेल बैंकिंग में तकरीबन 700 करोड़ की, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग स्टेबल रही है, व्हीकल फाइनेंसिंग में बिजनेस स्टेबल रहा है, अदर लैंडिंग एक्टिविटीज़ में बिजनेस घट के आया थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड। ब्रोकिंग का बिजनेस तो देखिए इनका दमदार रहा है, इस बार भी जो है तकरीबन 20% से ज़्यादा की ग्रोथ इन्होंने इस बिज़नेस में दिखा दी है। इसके अलावा जो एडवाइजरी वाला बिजनेस है उसमें भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स हैं और वहाँ भी 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है यहाँ पे देखने के लिए मिली। असेट्स मैनेजमेंट बिजनेस न्यूट्रल रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस में ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ के आए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, और हालांकि लाइफ इंश्योरेंस ठीक करता हुआ नजर आए, जनरल इंश्योरेंस में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपको जो 500 करोड़ रुपए घटती हुई नजर आ रही है ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी जिसको बैंक ने रिडीम कर दिया, और 500 करोड़ रुपए इन्होंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दी जो रिजर्व में इंक्लूड है। तो अगर बैलेंस शीट साइज पर भी अगर हम देखें तो तकरीबन 17% के आसपास नेट वर्थ जो है बैंक की बढ़ती नजर आई, यानी कि बैंक ने 17% की ग्रोथ अपने इक्विटी शोल्डर्स को दी है और शेयर अभी भी ग्रोथ वैल्यू के हिसाब से ही वैल्यू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो बिजनेसेस एक्वायर करने पर रोक लगी है उसका जो असर है वो शायद ओवरडन हो गया है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। और बाजार शायद ये उम्मीद कर नहीं रहा था कि इतने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, और बाजार जो है एक स्टेबल या फ्लैट रिजल्ट की उम्मीद कर रहा था। और बैंकों के अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या बेहतरीन है इनसे भी, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। 500 करोड़ रुपए की कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की मैंने बात की, जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए गए 500 करोड़ रुपए और इक्विटी को रीपे किया गया। तो इक्विटी को रीपे करते हैं जब, तो उतना ही प्रॉफिट जो साल भर का प्रॉफिट होता है वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। ये पैसा डिविडेंड बांटने के लिए कंपनी के पास उपलब्ध नहीं होगा। 500 करोड़ रुपए तो अल्टीमेटली कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इक्विटी की ही जगह ले लेता है, यानी कि जो, क्योंकि इस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का कोई भी फर्दर यूज़ नहीं है, केवल और केवल बोनस शेयर कैपिटल ही इससे इशू हो सकती है। तो अल्टीमेटली कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डाल दिया, और हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू कैपिटल ही है। ये मैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। और अगर बोर्ड ने डिविडेंड की बात करें
तो 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, पिछले साल 1.5 रुपये का दिया था, उससे पहले 1 साल का 1 रुपये का दिया था। ये तो ऊँट के मुंह में जी रहा है, डिविडेंड ये देता ही नहीं बैंक। तो 2 रुपये का डिविडेंड का क्या करोगे, तो उससे हम कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं उसमें। ठीक है, तो ज़्यादातर बैंक अपना प्रॉफिट अपने पास ही रिटेन कर रहा है और इस उम्मीद में कि वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। अब हम स्टैंड अलोन रिजल्ट की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो कैसा आपको प्रतीत होता है, तो देखिएगा अगर हम पूरे प्रॉफिट्स में देखें, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह की फिगर तो हमने देख ली है, अगर हम यहाँ देखें तो एम्प्लॉय की कॉस्ट स्लाइटली बढ़ी है, और उसके बाद अगर हम देखें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी फ्लैट रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इनकम की फिगर्स को अगर हम देखें तो तकरीबन 5% से लेके 8% के बीच में इंटरेस्ट की इनकम्स बढ़ी हैं डिफरेंट में, और ऑपरेटिंग जो अदर इनकम का जो फिगर्स है वो दमदार तरीके से 30% से भी ज़्यादा बढ़ा है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 4,566 करोड़ के प्रॉफिट के सामने, यानी कि 4,566 के सामने 5,461 करोड़ के प्रॉफिट हुए। तकरीबन 900 करोड़ रुपए के 900 करोड़ के प्रॉफिट एक्स्ट्रा हैं, और पिछले साल से भी तकरीबन 800 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पे जो प्रोविजंस था पिछले क्वार्टर में 579 करोड़ का, वो स्लाइटली लोअर साइड आ गया है, और 263.73, सॉरी मैंने स्लाइटली बोला, सिग्निफिकेंटली लोअर साइड आ गया। तो सिग्निफिकेंटली लोअर साइड आने की वजह से प्रॉफिट जो है वो जो फिगर्स 3987 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट, वो 5100 करोड़ हो गई है। और यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस सिमिलर बेसिस पे हैं, और नेट प्रॉफिट 3000 से लेकिन 4133 करोड़ हो गया आफ्टर टैक्स। और ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस 15 रुपये से लेकर सीधी 20 रुपये हो गई है। और मुझे लगता है कि जो बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी, बैंक की अगर कंसोलिडेटेड देखेंगे तो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं करती, लेकिन ये आपको इंप्रेसिव नज़र आएगी। और 33% की ईपीएस ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है। तो 33% की ईपीएस ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बाजार इसको थम्सअप जो है देता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, बाजार में कुछ भी चीज़ सर्टन नहीं है, और मेरे हिसाब से तो ये शेयर 10% तक भी राइज कर सकता है। 5% तो देखिए उसको करना ही चाहिए, और 5% इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये जो है शॉर्ट कवरिंग रैली भी जो है बाजार में आ सकती है। और मुझे लग रहा है कि जो इम्पैक्ट आना है, जो बैंक की जो डिजिटल फोरम के हिसाब से वो नया बिजनेस नहीं कर सकते ना मोबाइल बैंकिंग से, और न्यू क्रेडिट कार्ड भी जो है वो इशू नहीं कर सकते, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। और तकरीबन पूरे साल भर में 450 से 500 करोड़ के प्रॉफिट अगले साल इम्पैक्ट होंगे। तो हो सकता है कि इस साल की जो ग्रोथ है, जो बैंक मतलब 15 से 20% के बीच में ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ 15 से 20 ना होकर 12 से 17 के बीच में हो सकती है। तो उसका इम्पैक्ट ये तो ज़रूर रहेगा। लेकिन वो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो ये कहते हैं कि अब इस पर जल्दी ही एक्शन लेंगे, और फिर जो है हमें उम्मीद है कि अगले 3 से 5 महीनों के बीच में 3 से 5 महीनों के बीच में शायद ये जो प्रेशर जो दिख रहा है आरबीआई से, शायद ये रेगुलेटरी प्रेशर भी खत्म होता हुआ नजर आए। तो फिर जो इम्पैक्ट है वो शायद आधा हो इसका। बट कुल मिलाकर जो है रिजल्ट हमें ठीक लगे। सब्सिडरीज के कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, वो हम एक दूसरी वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।